नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारी खास पेशकश कमोडिटी में नए ऑप्शंस, इसमें आपका स्वागत है। इस खास शो में हम आपको बताएंगे कि हाल के दिनों में कमोडिटी मार्केट में जो नए ऑप्शंस आए हैं, खास करके गोल्ड मिनी में ऑप्शंस, सिल्वर मिनी में ऑप्शंस, इससे कमोडिटी मार्केट को कितना बूस्टर मिलेगा, कितना फ़ायदा मिलेगा ट्रेडर को, और इसकी क्या बारीकियां हैं, आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ बातचीत के लिए मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं रविंद्र वी राव, कोटक सिक्योरिटीज़ के, हमारे साथ किशोर नारने हैं मोतीलाल ओसवाल के, और साथ ही हमारे साथ शिवांशु मेहता हैं, हेड हैं बुलियन के एमसीएक्स में। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। मेरा सबसे पहला सवाल किशोर नारने जी आपसे होगा कि ओवरऑल जो हाल के दिनों में नए प्रोडक्ट आए हैं बीएसई पर, एनएसई पर और एमसीएक्स ने भी जो ऐलान किया है आगे प्रोडक्ट लॉन्च करने की, ये जितने भी नए प्रोडक्ट अभी कुछ आ गए हैं, कुछ आने वाले हैं, इसको देखते हुए आपको क्या लगता है, क्या बिल्कुल वक्त को देखते हुए, मार्केट को देखते हुए बिल्कुल सही प्रोडक्ट है मार्केट में? क्या मानते हैं आप? मृत्युंजय, आई थिंक मार्केट के लिए बहुत सही प्रोडक्ट है, बिकॉज बहुत समय से हम लोग इसका इंतजार कर रहे हैं कि छोटे लॉट्स में, मिनी लॉट्स में ऑप्शंस का सुविधा होना चाहिए। स्पेशली खास करके जब भी आप रिटेल इन्वेस्टर्स के बारे में सोचते हैं तो उनको जो बड़े लॉट में 1 किलो का जो लॉट है उसमें ऑप्शंस का जो है, उसका जो प्रीमियम इटसेल्फ आपको 50,000 से 1 लाख रुपए तक का आपको प्रीमियम हो जाता है। तो इसलिए रिटेल का पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं हो रहा था। और जब भी मिनी का जो बात कर रहे थे काफी समय से, बिकॉज वो जो 1000 करोड़ का डेली एवरेज टर्नओवर के जो रेगुलेशन की वजह से उसमें ऑप्शंस लॉन्च हो नहीं पा रहा था। अभी ये जो नया तरीका है कि ऑप्शन ऑन गुड्स जो है, जो फिजिकल प्राइस से जो ऑप्शंस का जो सेटलमेंट होगा फाइनली, उस तरीके से इसको लॉन्च किया गया है। और मुझे लगता है कि इससे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काफी इंटरेस्ट दिख रहा है। थोड़ा बहुत एनएसई बीएसई में इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम्स की वजह से टेक ऑफ नहीं हो पा रहा है, बट मुझे तो काफी यकीन है इसमें इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा रहेगा और बहुत जल्द इसमें सक्सेस देखने के लिए मिल सकता है। ओके, ठीक है। तो ये आपकी राय है ओवरऑल जो नए प्रोडक्ट आए हैं ऑप्शन के तौर पर कमोडिटी में, उसके ऊपर। लेकिन रविंद्र जी, आपका क्या कमेंट होगा? क्या आपको लगता है कि जिस तरह से भी गोल्ड मिनी, सिल्वर मिनी का ऑप्शन आया है, इसको अच्छा रिस्पांस मिलेगा? गुड आफ्टरनून मृत्युंजय, बिल्कुल, क्योंकि इसे मैं इस तरीके से देखूंगा कि अगर हम फ्यूचर्स मार्केट देखें तो गोल्ड फ्यूचर्स में जो 1 kg लॉट है उसमें अगर मार्जिन देखें तो मार्जिन अराउंड 2 लाख के ऊपर जाता है। और अगर मिनी कॉन्ट्रैक्ट देखें तो मिनी में अभी फिलहाल जो मार्जिन है वो अराउंड 35-40,000 के आसपास है। तो जो रिटेल इन्वेस्टर है उसके लिए जो मिनी ऑप्शन है वो बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाता है, क्योंकि कम मार्जिन के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। और अगर ऑप्शन मिनी में आ जाए तो आई थिंक वो मार्जिन का जो अमाउंट है वो और कम हो जाता है, क्योंकि यू हैव टू जस्ट पे द प्रीमियम। तो मेरे हिसाब से गोल्ड मिनी, सिल्वर मिनी जो एनएसई में भी लॉन्च हुआ है, आई थिंक उसमें भी काफ़ी अट्रैक्शन आ रहा है। लेकिन जैसे कि अभी कोविड सिचुएशन चल रहा है तो उसके वजह से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज आ रहे हैं उनको। लेकिन मेरे हिसाब से एमसीएक्स में अगर देखें तो एमसीएक्स का ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। एंड आई थिंक ये जैसे लॉन्च होता है तो मेरे हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। और मिनी लॉट्स हमने देखा है कि जैसे बेस मेटल्स में मिनी लॉट्स जो पहले चलते थे, आई थिंक उसमें रिटेलर्स के लिए जिनके पास जिनका रिस्क एपिटाइट कम है या फिर जिनका मार्जिन एपिटाइट कम है, उनका जो अट्रैक्शन है वो काफ़ी था। बंद होने के बाद हमें भी काफ़ी क्वेरीज आई थी कि कभी स्टार्ट होगा। तो मेरे हिसाब से ये अभी जो गोल्ड मिनी, सिल्वर मिनी का ऑप्शन शुरू होगा एमसीएक्स पर, आई थिंक फिर से रिटेल इन्वेस्टर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी बढ़ सकता है एमसीएक्स पर। अच्छा, तो आप भी ये कह रहे हैं कि जो रिटेल के इन्वेस्टर हैं उनका पार्टिसिपेशन, उनकी भागीदारी बढ़ेगी। ठीक बात है। चलिए, हमारे साथ शिवांशु मेहता भी हैं, हेड हैं एमसीएक्स में बुलियन डिपार्टमेंट के। शिवांशु, आपकी भी योजना है गोल्ड मिनी में और सिल्वर मिनी में उतरने की, और
आगे आप भी इसको लॉन्च करने जा रहे हैं, क्या पर्पस क्या है आप लोगों के दिमाग में? ये क्यों आया है कि मिनी कॉन्ट्रैक्ट में ऑप्शन शुरू किया जाए? क्या मकसद है इसका? जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं मृत्युंजय जी, शुरू में जो ऑप्शंस का फॉर्मेट आया ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स का, और ये 2017 में हमने लॉन्च किया था प्रोडक्ट। उस समय गोल्ड मिनी जो है उसकी जो एलिजिबिलिटी नॉर्म्स ऑफ टर्नओवर हैं वो मीट नहीं करता था। मगर जो गोल्ड मिनी है वो अपने आप में एक छोटे रिटेल ज्वेलर्स के लिए और छोटे रिटेल पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट भी है। और ये सूटेबल इसलिए है क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी 52 टन की डिलीवरी भी हो चुकी है, इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है इसके अराउंड। तो क्योंकि ये नया एक हमारे सामने एक तरीका आया ऑप्शन इन गुड्स का, तो हमने डेफिनेटली इसे भी लॉन्च करने का सोचा, बिकॉज हमारे प्लेटफॉर्म पे फ्यूचर्स भी लिक्विड हैं, पूरी पोर्टफोलियो अवेलेबल है। तो यहाँ इसके चलने के जो सिनर्जिस्टिक कारण है वो भी है। तो इन सब चीज़ों के मद्देनजर। ठीक है, अब आप एक चीज़ बताएं कि डिटेल क्या है, जरा बिल्कुल आसान भाषा में अगर आप समझा पाएं कि एक रिटेल इन्वेस्टर जब इस तरह के ऑप्शन में उतरेगा, ट्रेड करने के लिए आएगा, तो क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, क्या डिटेल है? जी हाँ, तो बेसिकली ये ऑप्शन डिलीवरेबल इंस्ट्रूमेंट है जो 100 ग्राम बार के ऊपर निर्धारित है। इसका जो टिक साइज है वो 50 पैसे रखा गया है, और इसकी जो वैल्यू है वो लगभग 4.5 लाख के बीच में है, एज अपोज टू 48 लाख प्लस, जो कि आज की डेट में बड़े गोल्ड की वैल्यू है। जहाँ तक स्ट्राइक्स का सवाल है, 100 की इसकी स्ट्राइक्स हैं, और इन सब चीज़ों के चलते जो इसका जो प्रीमियम रहेगा, बिकॉज टेनर ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, जिसकी जो गोल्ड मिनी की तरह इसकी जो ड्यू डेट रेट सेम रहेगी और नेचुरली एक्सपायरी डेट भी सेम रहेगी। तो मंथली टेनर होने की वजह से और वैल्यू 1/10 होने की वजह से इसका प्रीमियम बहुत ही निर्धारित रूप से कम रहेगा गोल्ड किलो के हिसाब से। तो ये इसके कुछ हाइलाइट्स हैं, और इसको देखते हुए रिटेल की पार्टिसिपेशन, और जैसा मैं कह रहा था छोटे ज्वेलर्स की पार्टिसिपेशन बहुत सी चीज़ों के लिए, इन्वेंट्री हेजिंग, फ्लेक्सिबल प्राइसिंग स्कीम्स एक्सेट्रा में मिलेगी। और जहाँ तक हमने इसका मार्जिनिंग का सवाल है, इसकी पोर्टफोलियो मार्जिन का जो बेनिफिट है, बिकॉज फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, तो वो टेंडर पीरियड तक वो मिलेगा, और अल्टीमेटली एक्सपायरी डेट पे इसकी जो डिलीवरी की ऑब्लिगेशंस है उन्हें नेट ऑफ किया जाए। तो ये सब एडवांटेजेस इसके हैं। तो रिटेल में आपकी परिभाषा क्या छोटे ज्वेलर तक ही सीमित है? आपने उन्हीं को टारगेट किया है, या रिटेल मतलब कोई भी छोटा ट्रेडर जो कमोडिटी में ट्रेड कर रहा है वो आ सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। रिटेल का मतलब मेरा दोनों तरफ से है। रिटेल का मतलब है जो हमारे रिटेल नेशनल ब्रोकर्स के जो क्लाइंट्स हैं, जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ तकरीबन 30 लाख के करीब एक्टिव यूसीसीज है। मेरा मतलब उनसे है रिटेल, जो साधारण रिटेल जिसे हम जानते हैं। उसके क्योंकि हो सकता है कि हायर प्रीमियम की वजह से वो जो है रिटेल की जो ऑप्टिमाइजेशन है वो इससे बेहतर हो जाएगी अब छोटे प्रीमियम से। और दूसरा मेरा मतलब छोटे बड़े ज्वेलर्स से है, क्योंकि उनके हमारे यहाँ पे जो फिजिकल इंडस्ट्री की जो प्रेजेंस बहुत तगड़ी है, चाहे वो लिस्टेड ज्वेलर्स हो और चाहे वो छोटे ज्वेलर्स हो। और जो बड़ी ऑप्शन है उसके अंदर ऑलरेडी काफ़ी ज्वेलर्स और बुलियन ट्रेडर्स ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। यहाँ तक कि जो दिवाली बेस्ड फ्लेक्सिबल प्राइसिंग स्कीम्स भी कई लिस्टेड ज्वेलर्स ने भी बड़े कॉन्ट्रैक्ट को लेके लॉन्च की हैं। तो अब हम चाहते हैं कि ये बेनिफिट सार्वजनिक रूप से सभी ज्वेलर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज उन्हें प्राप्त हो। और हमारे यहाँ पे जो एसोसिएशन के साथ मिलकर हम अवेयरनेस सीरीज करते हैं, उसका यही मकसद रहता है कि छोटे ज्वेलर लगातार हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स में जुड़ते रहें। चलिए ठीक है, ये डिटेलिंग हो गई कि किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं। लेकिन अब किशोर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अब जरा आप बिल्कुल थोड़ा विस्तार से ये बता दें कि कोई अगर ऑप्शन में पहली बार ट्रेड करने के लिए आ रहा है, तो उनको खास करके मिनी कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शन में जब वो ट्रेड करने आएंगे तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या जोखिम है, क्या फायदा उनको हो सकता है, क्या पूरा प्रोसेस होगा ट्रेड का, जरा ये समझा दें आप। मृत्युंजय, यहाँ पे ऑप्शन में दो रिस्क हमेशा होता है। वन इज दैट कि आपका टाइम वैल्यू लॉस होता है, बिकॉज आप ऑप्शन बायर है, तो आप मार्केट जहाँ पे आपने जो ऑप्शन लिया है वहाँ पे अगर मार्केट हिला नहीं है ज़्यादा टाइम तक, तो आपका जो प्रीमियम है वो गल जाता है। तो वो टाइम वैल्यू जो मेल्ट हो जाता है उसमें से, वो एक रिस्क होता है कि बिकॉज आप
ऑप्शन तभी खरीदना चाहिए जब भी आप श्योर है कि आपके डायरेक्शन में, मतलब आपको लगता है बहुत जल्दी बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा तो आप कॉल ऑप्शन बाय करना है, और बहुत जल्दी बहुत ज्यादा नीचे जाएगा तभी आप पुट ऑप्शन बाय करना है। अगर बहुत जल्दी भी नहीं गया, बहुत ज्यादा भी नहीं गया, मार्केट जो जो आपकी तरफ अगर मार्केट मूवमेंट करना है वो नहीं किया, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट जो किया हुआ है उसमें लॉस हो सकता है। नंबर वन। नंबर टू, ये ऑप्शंस जो है डिलीवरबल ऑप्शन है। जैसा शिवांशु ने बोला है कि इसका जो एंड है, जो लास्ट सेटलमेंट होता है वो डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट होता है। तो आप ध्यान रखना है कि एक्सपायरी का 1-2 दिन पहले आपको डिलीवरी में इंटरेस्ट नहीं है, आपको ना देना है ना लेना है डिलीवरी, तो आप 1-2 दिन पहले ये पोजीशंस यहाँ पे, ये ऑप्शंस को यहाँ पे लिक्विडेट करके अगले महीने में रोल ओवर करना है, या आपको निकल जाना है तो एक बार पोजीशंस अनवाइंड करना है। आई थिंक ये दोनों चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। और आप राइटिंग साइड करते हैं तो मोस्टली जो प्रोफेशनल्स जो करते हैं राइटिंग साइड पे, उन लोगों का जो ग्रीक्स है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नॉलेज होना चाहिए। आई थिंक इतना बहुत ज्यादा सिंपल नहीं है आपको ऑप्शन राइटिंग करना है। तो बाइंग साइड पे आपको ये सावधानी परखना चाहिए कि आपको स्पीड ऑफ मूवमेंट, वेलोसिटी, आपको अच्छे बड़ा मूवमेंट चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए। ठीक है, ये आपने कुछ बातें बताई हैं डिटेल में कि कैसे आपको आना है। लेकिन रविंद्र जी, जो कॉन्ट्रैक्ट की डिजाइनिंग है, आपने भी देखा होगा जो एमसीएक्स ने अभी बोला और बाकी बीएससी एनएससी पर जो हो रहा है, क्या कॉन्ट्रैक्ट की डिजाइनिंग इतनी अट्रैक्टिव है अभी कि ये इन्वेस्टर को और खास करके रिटेल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर पाए? आपका क्या मानना है इसके ऊपर? बिल्कुल मृत्युंजय, क्योंकि जैसे भी शिवांशु ने बताया कि 100 रुपीज के गैप में स्ट्राइक है और इसका टिक साइज जो है वो एक्सपेक्टेड है कि 0.50 का होगा, तो आई थिंक काफी अट्रैक्टिव है। और इनिशियल जैसे मैंने आपको बताया कि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो बेसिकली जैसे एमसीएक्स पर जैसे अभी गोल्ड मिनी का कॉन्ट्रैक्ट है, और हमने देखा है कि पार्टिसिपेशन मेजरली गोल्ड मिनी में हो रहा है, क्योंकि बड़े लॉट में बिकॉज ऑफ द मार्जिनिंग जो पार्टिसिपेशन है रिटेल की वो थोड़ी सी कम हो गई है। लेकिन जो गोल्ड मिनी ऑप्शंस है उसमें अगेन मार्जिन का भी जैसे शिवांशु ने बताया कि मार्जिन भी काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे, जो प्रीमियम्स होंगे वो काफ़ी लोअर होगा। तो उस वजह से मेरे हिसाब से ओवरऑल जो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन है, आई थिंक फ्रॉम द स्ट्राइक टू टिक साइज टू द प्रीमियम्स, आई थिंक वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव है। और जैसे किशोर ने बताया कि दिस इज एन ऑप्शन विच विल नॉट डिवॉल्व इनटू फ्यूचर, ये डिलीवरेबल है, तो इसमें एक रिटेलर्स को थोड़ा सा केयरफुल रहना है और एक्सपायरी तक इसे नहीं लेके जाना है। एक्सपायरी के 1-2 दिन पहले अगर डिलीवरी नहीं लेना है तो एक्सपायरी के 1-2 दिन पहले यू हैव टू स्क्वायर ऑफ द पोजीशन, नहीं तो ये डिलीवरी में चला जाएगा, बिकॉज दिस इज एन ऑप्शन इन गुड्स एंड इट डजंट डिवॉल्व इनटू फ्यूचर्स। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल जो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन है, आई थिंक इट इज क्वाइट अट्रैक्टिव एंड रिटेल पार्टिसिपेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए आई थिंक इट इज वेरी गुड। ठीक है, ओके। अब शिवांशु, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि चूंकि आपने कहा कि ये डिलीवरी वाला कॉन्ट्रैक्ट है और उसमें डिलीवरी में भी इस्तेमाल हो सकता है, एक्सपायरी डेट गोल्ड और सिल्वर मिनी फ्यूचर्स वाली होगी, तो मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि डिलीवरी बहुत ही स्मूथ हो, उसको लेकर पर्याप्त बंदोबस्त कर लिए गए हैं? क्योंकि कई बार डिलीवरी के मोर्चे पर कुछ दिक्कतें आती हैं और वहाँ पर फिर मामला बढ़ता है। क्या उस फ्रंट पे आप भरोसा देना चाहेंगे जो इन्वेस्टर हैं, जो ट्रेडर हैं, कि वो निश्चिंत रहें, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है? जी हाँ मृत्युंजय, डिलीवरी हमारी एकदम स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस हैं। T+1 पे सेटलमेंट होती है और फ्यूचर्स में जो स्टैगर डिलीवरी मैकेनिज्म रहता है, लेकिन ऑप्शंस में इसमें 5 तारीख जो एक्सपायरी डेट है उसके बाद दैट इज द ओनली डिलीवरी डेट, यू नो, इन टर्म्स ऑफ keeping both the delivery dates of futures and options the same. The idea behind that is basically to keep this very smooth. और इसके अंदर जो फिजिकल प्लेयर्स के का जो प्रेजेंस है बुलियन ट्रेडर्स का, वो इन दोनों के अंदर नेट ऑफ कर सकें, इसके लिए डिलीवरी ऑब्लिगेशन को भी हमने नेट ऑफ करके रखा हुआ है। तो इसके चलते आई थिंक ओवरऑल काफ़ी स्मूथ प्रोसेस है। ऐसा कमोडिटी पे इन हो, फंड्स पे इन हो,
या फिर कमोडिटी एंड फंड्स पे आउट हो, हर चीज़ के स्थापित समय है और अक्सर देखा गया है कि हमारे यहाँ तो स्मूथ डिलीवरी रहती है। इनफैक्ट लॉकडाउन के दौरान भी आपके ध्यान में होगा कि मार्च एंड का जो समय था उसमें भी एकदम डिफॉल्टलेस डिलीवरी हमने देखी। तो जो एक्सचेंज का एक डिलीवरी पॉइंट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का जो रोल रहता है वो भी दोनों साइड्स ने कमिटमेंट के थ्रू निभाया। किशोर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वही सवाल जो मैंने ब्रेक से पहले कहा था कि अगर मान लीजिए किसी के पास फंड की दिक्कत नहीं है, मार्जिन की दिक्कत नहीं है, तब उनको कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए, बड़े वाले कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन या मिनी कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन? बेसिकली मृत्युंजय, ये जो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करना चाहिए वो लिक्विडिटी के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। और बड़े कॉन्ट्रैक्ट में भी आज का तारीख में अगर देखें तो बहुत ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है। वहां पे एक रीजन ये भी था कि कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा है, इसीलिए बहुत ज्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे। तो अगर छोटे कॉन्ट्रैक्ट, मिनी कॉन्ट्रैक्ट अगर सक्सेसफुल हो जाता है और बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स एज वेल एज प्रोफेशनल्स एज वेल एज मार्केट मेकर्स सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं बड़े पैमाने पे, और देन डिसेंट प्राइस डिस्कवरी अगर हो जाता है तो जो कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज्यादा लिक्विड है वहां पे आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, बिकॉज लिक्विडिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा आपने फॉर एग्जांपल आज अगर 47,000 का कॉल ऑप्शन आपने ले लिया, कल तक ये कॉल ऑप्शन इधर बहुत डीप इन द मनी, मतलब मार्केट 48,000 हो गया, 49,000 हो गया, जो भी है आप डीप इन द मनी हो गया, आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो आपको उस ऑप्शन में लिक्विडिटी चाहिए होता है। या आप डीप आउट ऑफ द मनी हुए हो गया, आपको लॉस भी बुक करना है तो आपको लिक्विडिटी चाहिए। अभी फिलहाल के लिए वो बहुत कम लिक्विडिटी है कॉन्ट्रैक्ट में जो बड़े गोल्ड का, बट उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि छोटे कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। जैसा इक्विटी में जो ऑप्शंस हाईली लिक्विड, स्पेशली इंडेक्स ऑप्शंस, आप जब भी देखेंगे स्टॉक ऑप्शंस में जाएंगे तो स्टॉक ऑप्शन बहुत कम लिक्विड होता है, बट इंडेक्स ऑप्शन जैसा बैंक निफ्टी या निफ्टी बहुत ज्यादा लिक्विड भी है और वॉलेटाइल भी है। तो गोल्ड में वॉलेटिलिटी कम रहेगा, अभी हालांकि थोड़ा सा वॉलेटिलिटी है, बट एज अ वॉलेटाइल काउंटर सिल्वर आपको बहुत बेहतर रहेगा। बट गोल्ड जहां पे लिक्विडिटी जो कॉन्ट्रैक्ट्स में रहेगा, तो मेरे हिसाब से लिक्विडिटी पिकअप करेगा और वही ट्रेड करना बेहतर रहेगा। हाँ, चलिए, एक बात तो साफ हो गई। ये सवाल मेरा पूछने का मकसद यही था। किशोर जी ने कह दिया कि जहां पर लिक्विडिटी ज्यादा हो उसमें आपको ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। अब रविंद्र जी, मैं इस सवाल को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं कि किशोर जी ने कहा कि जहां पर लिक्विडिटी अच्छी हो वहां पर ट्रेड करना ज्यादा बेहतर रहेगा। ताजा हालात में आपको कहां पर अच्छी लिक्विडिटी दिख रही है? गोल्ड और सिल्वर में अगर एक को चुनना हो ऑप्शन में, तो लिक्विडिटी के हिसाब से या फिर जो बाकी फीचर आपके हिसाब से होने चाहिए उस हिसाब से किस ऑप्शन में जाना चाहिए, गोल्ड के ऑप्शन में या सिल्वर के ऑप्शन में? वेल मृत्युंजय, मेरे हिसाब से लिक्विडिटी काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप करंट सिनेरियो देखें तो गोल्ड सिल्वर दोनों को अगर कंपेयर करें, जो गोल्ड बड़ा लॉट है, गोल्ड और सिल्वर दोनों में ऑप्शन चल रहे हैं एमसीएक्स पर, लेकिन अगर लिक्विडिटी के हिसाब से देखें तो गोल्ड में लिक्विडिटी इज स्टिल बेटर एज कंपेयर टू सिल्वर। सिल्वर में लिक्विडिटी काफी कम है। तो मेरे हिसाब से करंट सिनेरियो अगर देखें जो बड़ा लॉट है तो आई वुड गो फॉर गोल्ड। लेकिन मिनी कॉन्ट्रैक्ट, आई थिंक मिनी कॉन्ट्रैक्ट में सिनेरियो अलग हो सकता है। और इसमें लिक्विडिटी के साथ लिक्विडिटी का एक अलग ये है कि जैसे शिवांशु ने बताया कि ज्वेलर्स लोग को भी इसमें टारगेट किया जाएगा, जो छोटे ज्वेलर्स हैं। और ज्वेलर्स को जो फार मंथ स्ट्राइक्स है उसमें लिक्विडिटी ज्यादा चाहिए, क्योंकि उनको अगर हेज करना है उनका पोजीशंस, तो दे विल नॉट डू एट द मनी या फिर जो नियर स्ट्राइक है उस पर नहीं करेंगे, दे विल डू इन अ फास्ट स्ट्राइक। तो फास्ट स्ट्राइक में भी लिक्विडिटी होना चाहिए, तो आपका जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ेगा। और ओनली ट्रेडर्स, अगर ट्रेडर्स की बात करो तो ट्रेडर्स तो सिर्फ जो एट द मनी स्ट्राइक है, मोमेंटम देख के वो उसमें ट्रेड करेंगे। लेकिन जो फार मंथ स्ट्राइक्स है और अगर हमें ऑप्शन में डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बिटानी है, जैसे कि 2 लाख या फिर 4 लाख स्ट्रैटेजीज बिटानी है, तो उसमें जो फार मंथ स्ट्राइक्स है उसमें भी लिक्विडिटी होना बहुत बहुत जरूरी है। तो आई थिंक अगर हम गोल्ड सिल्वर दोनों को कंपेयर करें तो मिनी में मेरे हिसाब से दोनों में लिक्विडिटी आनी चाहिए, बिकॉज इट इज अ लोअर वर्जन ऑफ बोथ द कॉन्ट्रैक्ट्स। और दूसरी चीज ये है कि अगर फार मंथ में फार स्ट्राइक्स में अगर लिक्विडिटी नहीं हो तो मेरे हिसाब से ज्वेलर्स का पार्टिसिपेशन होना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अगर लिक्विडिटी आती है तो मेरे हिसाब से
ओवरऑल पार्टिसिपेशन जो है ट्रेडर्स एंड ज्वेलर्स, इनका पार्टिसिपेशन काफी बढ़ सकता है और होपफुली इट विल हैपन बिकॉज ऑफ द लोअर वर्जन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, ये आपने एक जिक्र किया छोटे ज्वेलर्स का, और इस पर हम इनफैक्ट अगला सवाल शिवांशु से पूछने ही वाले थे कि छोटे ज्वेलर्स को कैसे फायदा होगा, क्योंकि हेजिंग का भी एक प्लेटफॉर्म माना जाता है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म माना जाता है ऑप्शन के जरिए। तो जो छोटे ज्वेलर हैं जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनको जरा आप बताएं शिवांशु कि उनके लिए ये जो मिनी कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शन हैं कैसे फायदेमंद है। अच्छा, लगता है शिवांशु से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा, हम दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब किशोर जी, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ। ये तो बात हो गई कि किस ऑप्शन में कैसे ट्रेड किया जाए, लिक्विडिटी को देखा जाए, लेकिन शिवांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवांशु बताइए, ज्वेलर की हम बात कर रहे थे, छोटे ज्वेलर को इसका फायदा कैसे पहुंचेगा, जरा डिटेल में आप बताएं। जी हाँ, आई थिंक आपका बहुत ही अहम सवाल है ये। सबसे जरूरी और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑप्शन का जो इस्तेमाल छोटा ज्वेलर ऐसे करेगा कि उसकी जो आज की डेट में लॉकडाउन के बाद जो इन्वेंट्री का जो एक्विजिशन है, यानी कि कोई डोमेस्टिक हाउस होल्ड सोना लेके आता है एक्सचेंज के लिए, जेवरात बनाने के लिए या आउटराइट सेल के लिए आता है, तो सबसे पहले उसका जो सोना एकत्रित करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। तो इसकी वजह से इमीडिएटली वो पुट ऑप्शन खरीद सकता है, जैसे जैसे इन्वेंट्री को एक्वायर करता रहे पुट ऑप्शन को खरीद सकता है। उससे उसकी डाउन साइड प्रोटेक्ट हो गई और अपसाइड में वो जब बनवाई और वगैरह में जो टाइम लगने वाला है, अपसाइड में वो ओपन रहा। एक चीज। दूसरी चीज, जब भी अक्षय तृतीया या दिवाली हो या कभी भी वो अपने किसी कस्टमर को एक फ्लेक्सिबिलिटी इन प्राइसिंग ऑफर करना चाहते हैं, तो वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से पुट ऑप्शंस में हो सकता है। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा, बड़े बड़े लिस्टेड ज्वेलर्स ने दिवाली के समय लास्ट ईयर बड़े कॉन्ट्रैक्ट के जरिए ये संभव किया है सक्सेसफुली। तो ये दो तरीके हो गए, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्राइसिंग एंड इन्वेंट्री प्रोटेक्शन। और खास तौर पे लॉकडाउन के बाद जब ये देखा जा रहा है कि रिसाइकल्ड गोल्ड की तरफ फोकस बहुत बढ़ जा रहा है और बढ़ता रहेगा, बिकॉज फिजिकल सेल्स इंपोर्ट्स वगैरह पे असर आया है, तो ये जो रिसाइकलिंग की जो सबसे बढ़िया, हमारा एक ड्यूटी पेड प्राइस है वैसे भी ऑप्शंस और फ्यूचर्स का, तो इसे हेज करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि एमसीएक्स ऑप्शंस पे पुट ऑप्शंस के जरिए ज्वेलर्स इसे हेज कर सकें और फ्लेक्सिबल प्राइसिंग इसे दे सकें। ये दो तरीके अहम हैं, वरना इसके अलावा बहुत सी और भी बातें हैं तो वो कर सकते हैं। बहुत सी स्ट्रैटेजीज हैं जो मेरे काबिल दोस्त जो यहाँ पे ब्रोकिंग फ्रेटर्निटीज हैं वो बेहतर आगे उन ज्वेलर्स को गाइड करें। ठीक है, अब किशोर जी मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूं, क्योंकि कहा यह जाता है कि जो ऑप्शन में ट्रेड होता है वहां पर आपका जोखिम कम होता है, लेकिन अगर मान लीजिए फ्यूचर में जोखिम अगर कम हो जाए, क्योंकि आप सब लोग ये बात कह रहे हैं कि आगे गोल्ड में बड़ी तेजी सामने खड़ी है, तो अगर वहां पर जोखिम कम है तो क्या फ्यूचर में भी बने रहना अभी ठीक है, या आपको लगता है कि फ्यूचर अभी भी रिस्की है और अगर ऑप्शन पे फोकस किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा? नहीं मिलते, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स अलग मेथड से चलता है, अलग फंडामेंटल से चलता है। बेसिकली क्या है कि फ्यूचर में आपको सीधा सीधा जितना भी प्राइस मूवमेंट हो गया है उतना आपको नफा नुकसान मिल जाता है। तो आपको मुनाफा भी, जो आपको 1% प्राइस ऊपर चला गया तो आपको 1% आपको मुनाफा मिल गया, 1% नीचे चला गया तो 1% आपको नुकसान हो गया। बट जहां तक उसी कॉन्ट्रैक्ट का जो अंडरलाइंग अगर ऑप्शंस ट्रेड करते हैं, जब भी फिजिकल मार्केट का प्राइस 1% ऊपर जाता है तो उस ऑप्शन का प्राइस सीधा 1% ऊपर नहीं जाएगा, उसका नॉर्मली 1/3 जो आप मतलब थंब रूल पकड़ के चलिए कि 1/3 उसका वॉलेटिलिटी आपको ऑप्शन में देखने के लिए मिलता है। और जो फायदे की तरफ भी आपको कम ही फायदा मिलेगा और नुकसान की तरफ भी कम होता है। सो जब भी आपको फाइनेंशियल मार्केट का ये रूल है, आप जितना रिस्क लेते हैं उतना ही फायदा होगा। सो आप जब भी आप बोलते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट में कम रिस्क है, उसका मतलब फायदा भी कम ही होता है। नंबर 2 ये कि आपको रफ्तार जो है वो मूव का जो भी आप ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, जो आपका एक्सपेक्टेशन है उसका रफ्तार, उसका स्पीड बहुत अहम है आपको पैसा बनाने के लिए, आपको पैसा कमाने के लिए। ऑप्शंस के जरिए आप वो जज कर सकते हैं कि इतना फास्ट जाएगा, 2 दिन में ऊपर जाएगा, 4 दिन में ऊपर जाएगा, इसको 15 दिन लगेगा। अगर वो टाइमिंग आप पकड़ सकते हैं देन ऑप्शंस आपके लिए फायदेमंद रहेगा। नहीं, मुझे टाइमिंग ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है
तो मैं फ्यूचर्स में ट्रेड करूंगा जब तक, बिकॉज मेरे को 1 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा या 10 दिन भी लगेगा, तो फ्यूचर में मुझे उतना ही फायदा होता है। जहां तक ऑप्शन में जब भी मार्केट में मूवमेंट नहीं रहेगा तो आपका प्रीमियम गल जाता है, फ्यू डेज में आपका टाइम वैल्यू कम हो जाता है, आपको ऑप्शन का वैल्यू ऐसा ही कम हो जाएगा मार्केट में बिना मूवमेंट का है। ठीक है, बहुत शुक्रिया किशोर जी आपका, रविंद्र जी आपका और शिवांशु जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज इस अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कि कमोडिटी में जो नए ऑप्शंस आए हैं वो कितने फायदेमंद हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।